हम्म। तो हमने ये शुरू किया था चैप्टर 2, उसका यूनिट 1। इसके अंदर हमको क्या करनी थी, जर्नल एंट्रीज करनी थी। जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमने क्या किए थे, रूल्स किए थे डेबिट और क्रेडिट के। रूल्स डेबिट और क्रेडिट के दो अप्रोच के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच है वो बोलती है तुम्हारे पास 5 तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल। उसके बाद हमने रूल किया था एसेट और एक्सपेंस पे एक जैसा रूल लगता है, ये चीज़ अगर बढ़ेंगी तो हम डेबिट करेंगे, अगर ये चीज़ कम होगी तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल पे सेम रूल लगता है, अगर ये चीज़ बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, कम होंगी तो डेबिट होंगी। उसके बाद दूसरी ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने बोला 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं हमारे पास, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो गए। आर्टिफिशियल पर्सन में फर्म, कंपनी, एलएलपी, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी है, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। रिप्रेजेंटेटिव में ये सारी चीज़ें आती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये किसी ना किसी को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। फिर पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो किसी भी पर्सन का नाम आया उसके ऊपर रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको कुछ मिल रहा है उसको डेबिट कर दो, जो कुछ दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। रियल अकाउंट का रूल लगता है एसेट के ऊपर, रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तुम्हारे पास कोई एसेट आएगा तो डेबिट कर देना, अगर कोई एसेट जाएगा तो क्रेडिट कर देना। फिर नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स के ऊपर। ये रूल बोलता है सारे खर्चे और लॉसेस को डेबिट कर देना, सारी इनकम और गेन्स को क्रेडिट कर देना। तो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो कल हमने ये थोड़ी सी चीजें देखी थी कि किसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा। ये हो गया। इसके बाद अब हमको जर्नल एंट्री शुरू करनी है। जर्नल एंट्री शुरू करने से पहले पहले हम देख रहे हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला हमारा काम होता है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, ट्रांजैक्शन कौन से वाली रिकॉर्ड होगी, जो हम मनी में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वो वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। जिनका पैसे से कोई लेना देना नहीं है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रिकॉर्ड करते हुए ना हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैं दो जगह हैं उनमें से किसी भी एक जगह पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, दो ऑप्शन क्या है, या तो मैं ट्रांजैक्शन को, अच्छा ये सबसे पहली बार कहीं पे रिकॉर्ड हो रही है हमारी ट्रांजैक्शन, या तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा जर्नल एंट्रीज में, या फिर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा सब्सिडरी बुक्स में। नाम तो सुना हुआ है दोनों का। या तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, या फिर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स के अंदर हम काफी सारी बुक्स बनाते थे, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक भी होती है, बिल्स पेबल बुक भी होती है, कैश बुक भी होती है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन इनमें से कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो फिर हम यहाँ पे भी जर्नल एंट्रीज कर देते हैं उसकी, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो मतलब या तो मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा या सब्सिडरी बुक्स बनाऊंगा। सब्सिडरी बुक्स में हमको ये सारी बुक्स बनानी होती हैं। अच्छा, ये सारी बुक्स के नाम से क्या पता लग रहा है, यहाँ पे सारी परचेजेस रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड होंगी, यहाँ पे परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी, सेल्स रिटर्न, कैश की जितनी ट्रांजेक्शन और बैंक की ट्रांजेक्शन कैश बुक में होती है। इसके अलावा भी तो कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है हमारे पास, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए हम जर्नल एंट्रीज ही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो मैं जर्नल एंट्रीज करूंगा या फिर मैं सब्सिडरी बुक्स बनाऊंगा। ठीक है, जर्नल एंट्री के अंदर तो हम सारी की सारी ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्रीज में ही रिकॉर्ड कर देते हैं। चाहे मैं जर्नल एंट्रीज करूं चाहे मैं सब्सिडरी बुक्स बनाऊं, जो दूसरा स्टेप होता है हमारा वो होता है क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, हमारी ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब है जो सेम सेम सी ट्रांजेक्शन है वो एक अलग जगह पे लिख लेना। मतलब कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसको कैश अकाउंट में लिख लेंगे, सेल वाली सारी ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट में,
परचेज वाली सारी ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में। तो जब चीजों को हम क्लासीफाई करते हैं ना, उसके लिए हमको बनाने होते हैं लेजर्स। ये भी सुना हुआ है कि जर्नल एंट्रीज के बाद हम क्या बनाते हैं, अगला काम क्या होता है हमारा, लेजर बनाना। चाहे मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ तो भी लेजर्स बनेंगे, मैं सब्सिडरी बुक्स बना रहा हूँ तो भी क्या बनेंगे, लेजर्स बनेंगे। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये आता है क्लासीफाइंग के अंदर। और जर्नल एंट्रीज किसके अंदर आती है, रिकॉर्डिंग के अंदर। तो इस चैप्टर का नाम हमारा रिकॉर्डिंग है। इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग के अंदर एक और चीज भी है, सब्सिडरी बुक्स, ये अलग चैप्टर में आएगी, अलग यूनिट में आएगी। ठीक है, उसके बाद जब मैं क्लासिफाई कर लेता हूँ, मतलब लेजर्स बना लेता हूँ, अगला काम हमारा होता है समराइज करना। अगला काम होता है हमारा समराइज करना, समरी बनाना उनकी। तो समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, समराइजिंग के अंदर हम दो काम करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये प्रोसेस चल रहा है, कोई भी किसी भी चीज का प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पहले ट्रायल बैलेंस बना लें फिर जनरल एंट्रीज करें। तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो जनरल लेजर बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस किस में आता है, समराइजिंग के अंदर आता है। समराइजिंग के अंदर हम दो काम करते हैं, एक क्या करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और एक हम बनाते हैं हमारे फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, जो इन्हीं इसी चैप्टर में आएंगे, अलग यूनिट में, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाएंगे वहां पे। तो इस प्रोसेस से हम अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा, इसके बाद भी होता है, पर वो समराइजिंग के बाद भी होता है, पर वो हमको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास। वो होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैंने फाइनल अकाउंट बनाए, वो मेरे को आती है ना अकाउंटिंग, ओनर को अकाउंटिंग थोड़ी आती है, मैं अकाउंटेंट हूँ मुझे आती है। तो मैं ओनर को समझाऊंगा ना, तो इंटरप्रेट करता हूँ मैं। ठीक है, इंटरप्रेट करता हूँ, उसको बताता हूँ, मैं खुद समझता हूँ पहले रिजल्ट्स क्या निकले, प्रॉफिट है लॉस, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं या गलत जो भी चीज़ें। उसके बाद मैं इसको फिर कम्युनिकेट कर देता हूँ, इंटरप्रेट करने के बाद मैं इसको कम्युनिकेट कर देता हूँ, जिसको ज़रूरत होती है उसको। सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए तो उनको भेज देंगे, बैंक को चाहिए बैंक को भेज देंगे, ओनर को चाहिए ओनर को दे देंगे। तो वो आगे के स्टेप्स होते हैं, उसमें अकाउंटिंग का रोल नहीं है, मतलब आता तो वो अकाउंटिंग के अंदर है, पर प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है वो हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये चैप्टर्स हमको करने हैं, जिसमें से सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज, फिर करेंगे हम सब्सिडरी बुक्स, फिर करेंगे लेजर्स, फिर करेंगे ट्रायल बैलेंस, फिर करेंगे फाइनल अकाउंट। उसके बाद एक ही चैप्टर में अलग अलग यूनिट है। हाँ, उसके बाद अगर मान लेते हैं इनमें से कहीं हमने गलती कर दी, जर्नल एंट्रीज में गलती कर दी, लेजर में गलती कर दी, तो वो गलतियां ठीक करनी होती है हमको। वो गलतियां ठीक करने के लिए हमारे पास अलग चैप्टर आएगा, उसको हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अगर कोई गलती हुई हमारे इस प्रोसीजर में, हाँ, तो वो गलतियां ठीक करनी पड़ेगी हमको। गलतियां ठीक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करेंगे, वो वहां पे सीखेंगे कैसे करते हैं। ये तो सारे 11th का है, पूरा ये टॉपिक भी 11th में था, पूरा प्रोसेस समझ आ गए। तो एक एक करके शुरू करना है हमको। पहले हम शुरू कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किस में आती हैं, ये आती है रिकॉर्डिंग के अंदर। तो रिकॉर्डिंग के अंदर दो काम कर सकते हैं, या जर्नल एंट्रीज या सब्सिडरी बुक्स। हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो इसका फॉर्मेट बनाना होता है हमको। फॉर्मेट क्या होता है इसका, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एक फालतू का कॉलम होता है इसमें, लेजर फोलियो का, जरूरत नहीं है। और मेन जो कॉलम होते हैं हमारे, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स डेट। अगर डेट दे रखी है तो डेट, नहीं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो तो हमको पता है कि एक चीज यहाँ पे डेबिट हो रही होती है और एक चीज क्रेडिट हो रही होती है। जो चीज डेबिट हो रही होती है उसके आगे हम डेबिट लिख देते हैं, जो क्रेडिट हो रही होती है उसके आगे हम टू लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, एक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा जब भी जर्नल एंट्री करेंगे।
तो किसी भी ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, चार, ये हमने किया हुआ है जनरल एंट्रीज। तो जैसे शेयर्स वाला चैप्टर था, उसमें जो सेकंड एंट्री होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट, तो कुछ भी हो सकता है जनरल एंट्रीज में, पर कम से कम कितने अकाउंट होंगे इसमें, दो अकाउंट होंगे। तो सबसे पहले तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हमको दे रखी होगी, हमको ये पता लगाना है उसके अंदर कौन कौन से दो अकाउंट हैं, फिर मॉडर्न अप्रोच लगा के ये पता लगाएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्रीज हैं हमारे पास। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने कैश लगा के बिजनेस शुरू किया, तो जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले क्या करना है, दो अकाउंट्स देखने हैं कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। एक तो हमारा क्या बढ़ रहा है बिजनेस में, पैसा बढ़ रहा है कि कैश आ गया बिजनेस में, कैश बढ़ गया। दूसरा, दूसरी हमारी कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि ओनर अपने घर से कुछ भी पैसा लगाएगा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो कैश भी बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गई। कैश हमारा है एसेट, तो इस पे रूल लगेगा एसेट का, तो एसेट का रूल क्या बोलता है, बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो कैश तो होगा डेबिट। कैपिटल है, कैपिटल ही, कैपिटल पे रूल कैपिटल का लगेगा, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो हमको ये पता लगा कौन सी चीज डेबिट करनी है, कौन सी चीज क्रेडिट करनी है, उसको फिर हम एंट्री में लिख देंगे। जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, जो चीज डेबिट हो रही होती है उसको पहले लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या फिर बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, पर नरेशन लिखनी है हमको, ठीक है। बारिश आ गई क्या? गाड़ियों की आवाज है। सेकंड, उसके बाद हमने किया परचेज, परचेज गुड्स। अच्छा, जब भी हम अच्छा, गुड्स क्या होते हैं, हमारा स्टॉक, मतलब जिस चीज का हमारा बिजनेस है, वो सामान हमने अगर खरीद लिया तो उसको हम बोल देते हैं गुड्स। तो गुड्स हमने खरीद लिए। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो हम दो तरीकों से खरीद सकते हैं, या तो गुड्स हम परचेज करेंगे कैश में, या फिर हम परचेज करेंगे उधार पे, क्रेडिट में, ठीक है। अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में, तो इससे किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा, कौन से एसेट पे, कैश तो हमारा चला जाएगा, क्योंकि हमने कैश में सामान खरीद लिया, कैश तो चला जाएगा। और बढ़ क्या जाएगा, गुड्स बढ़ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि हमने एसेट खरीदा है, गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स हमारे पास बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं उधार में खरीदूं तो क्या फर्क पड़ेगा, हम्म, हाँ, एक तो हमारे पास गुड्स बढ़ जाएंगे, और एक हमारे पास क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, यही होगा। गुड्स हमारे हैं एसेट, तो एसेट जब बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। कैश हमारा है एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। गुड्स है एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं। क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं, लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है। तो एंट्री लिख लेते हैं, एंट्री क्या होगी इसकी, हाँ, होनी चाहिए गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर ध्यान रखना जब भी हम सामान गुड्स परचेज करेंगे तो हम कभी भी नाम गुड्स का नहीं लिखेंगे, हम वहां पे लिखते हैं परचेज, ठीक है। जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं होगा, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, सिर्फ गुड्स के केस में। अगर मैंने फर्नीचर खरीदा होता तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता, मशीन खरीदी होती तो मशीन आता, पर गुड्स खरीदेंगे तो परचेज आएगा, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या एंट्री होगी, परचेज, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, जो भी क्रेडिटर का नाम दिया होगा उसका नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बस ध्यान रखना जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होता है, क्रेडिट क्या करना है वो डिपेंड करेगा हमने पैसे दिए हैं या उधारी करी है।
पैसे दिए हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, उधार में लिया है तो क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएगा, पर परचेज तो डेबिट ही होगा। ये समझ आ गया, ये हमने क्या किया, गुड्स परचेज्ड। उसके बाद थर्ड, अब हमने क्या किया, ये जो हमने गुड्स परचेज किए थे वो मान लेते हैं रिटर्न कर दिए, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न, अच्छा ये कौन से गुड्स रिटर्न किए हैं, जो हमने परचेज किए थे वो वाले गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। तो रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करते हुए भी दो चीज़ें हो सकती हैं कि मैं जब सामान वापस कर रहा हूँ वो वाला सामान मैंने या तो कैश में खरीदा होगा या फिर मैंने वो क्रेडिट में खरीदा होगा। तो हमको क्या करना है, देख लेते हैं। कैश में अगर वो खरीदा था और सामान में वापस कराया तो वो कैश मेरे को वापस दे देगा, तो कैश तो बढ़ जाएगा। और जो सामान मैं खरीद के लाया था वो मैं वापस कराऊंगा तो वो सामान हमारे पास से चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं उधार में लाया था तो मेरे जो क्रेडिटर्स थे वो तो हो जाएंगे कम, और जो सामान में लाया था वो भी कम हो जाएगा। यही होगा। कैश बढ़ रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब जब हम सामान वापस करते हैं तो परचेज नहीं लिखते हैं, फिर क्या लिख देते हैं, परचेज रिटर्न। तो एंट्री हो जाएगी टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है। अगर हमने उधार में वो सामान खरीदा था, अब रिटर्न कर दिया तो क्रेडिटर्स कम हो गए। क्रेडिटर्स कम कौन सी साइड होते हैं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगी। तो एंट्री हो जाएगी, क्रेडिटर का जो नाम है वो डेबिट हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। सामान वापस किया हमने तो परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो जो हमने ऊपर एंट्री की थी ना, हमने उसी को रिवर्स किया है। पहले हमने किया था परचेज टू कैश, अब हमने किया कैश टू परचेज रिटर्न। बस नाम परचेज की जगह परचेज रिटर्न लगा दिया हमने। परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न। ठीक है। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड। अब सामान हमने बेच दिया। जब हम सामान बेचते हैं तो बेच भी हम दो तरीके से सकते हैं, या तो हम बेचेंगे कैश में या फिर हम बेचेंगे उधार में। ठीक है। नाम तो क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो या तो हम बेचेंगे कैश में या फिर हम बेचेंगे उधार में। अगर मैंने कैश में सामान बेच दिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास, कैश तो हमारा बढ़ जाएगा और जो हमारे पास गुड्स हैं वो कम हो जाएंगे। अगर मैं उधार में सामान बेचता हूँ, जो डेटर्स हैं हमारे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेटर्स क्या है, हमारे लिए एसेट है, उनसे हमको पैसे लेने हैं, तो डेटर्स बढ़ जाएंगे और गुड्स हमारे कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हम एंट्री करते हैं, कैश बढ़ रहा है एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। जब हम सेल करते हैं तो हम वहां पे लिखते हैं सेल्स, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो नाम क्या आता है, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे डेटर्स एसेट है तो डेटर का नाम आ जाएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी मैं सामान बेचूंगा तो एक चीज तो पक्की है, क्रेडिट क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा वो डिपेंड करेगा, अगर मैंने कैश में बेचा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, उधार में बेचा है तो डेटर्स डेबिट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जो मैंने गुड्स बेचे हैं उसको बेचते हुए मेरे को इससे मतलब नहीं है वो गुड्स मैंने प्रॉफिट पे बेचे या लॉस पे बेचे, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट या लॉस हम अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे आखिरी में निकालते हैं, जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे होते हैं। आज तो मेरे को सिर्फ ये करना है कितने का बेच दिया सामान। प्रॉफिट या लॉस तो मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट या लॉस अकाउंट बना के निकालूंगा, तो आज प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है हमको। तो ये होगा। अच्छा, जो सामान हमने बेचा था वो हमारे पास रिटर्न भी आ सकता है, तो ये हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न है तो फिर से वो वाला सामान हमारे पास वापस आया जो हमने या तो कैश में बेचा होगा या फिर वो हमने उधार में बेचा था। अगर वो सामान मैंने कैश में बेचा था, चलो वो सारी चीजें लिखना बंद कर देते हैं, सिंपल फटाफट एंट्रीज लिखते हैं। तो कैश टू सेल्स पहले एंट्री हुई थी, अब एंट्री इसकी रिवर्स हो जाएगी। अगर मैंने वो कैश में बेचा था तो कैश
हमारे पास कम हो जाएगा क्योंकि कैश मैंने उसको वापस करना है, तो कैश तो क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट, और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो जो एंट्री है वही रिवर्स होगी। कैश टू सेल्स है, सेल्स रिटर्न टू कैश, तो यहाँ पे हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद दूसरे केस में क्या होगा, इस बार सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा ही होगा, बस कैश नहीं जाएगा हमारे पास से, डेटर्स कम हो जाएंगे हमारे, तो टू डेटर्स अकाउंट, जो डेटर का नाम है वो आ जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। समझ आ गई यहाँ तक एंट्रीज। तो 5 तरह की एंट्रीज में हम टोटल कितनी एंट्रीज कर चुके हैं, एक तो ये थी, और 4 2 8, 9 एंट्रीज कर चुके हैं हम। उसके बाद 6, अच्छा जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा था, जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा था, इसको पेमेंट भी तो करनी है। उधार में सामान खरीदा था तो पेमेंट भी करनी है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर। हाँ, अगर मैं पेमेंट करूंगा क्रेडिटर को तो कैश तो कम हो जाएगा हमारे पास, और क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे, मतलब लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी हमारी। तो जब हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम करेंगे विदाउट डिस्काउंट, बिना किसी डिस्काउंट के हमने पेमेंट कर दी, या फिर हम करेंगे विद डिस्काउंट, इस बार हमको डिस्काउंट मिला है उससे, तो विद डिस्काउंट। अगर मैंने बिना किसी डिस्काउंट के पेमेंट कर दी उसको, तो सिंपल एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और पेमेंट करूंगा तो कैश तो कम होगा ही होगा, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है। अगर मैंने डिस्काउंट के साथ पेमेंट की है तो डिस्काउंट हमको मिला होगा या डिस्काउंट हमने दिया होगा उसको। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो एक्सपेंस है या इनकम है हमारी, इनकम है हमारी। इनकम बढ़ रही है तो डेबिट होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि इनकम कैपिटल और लाइबिलिटी क्रेडिट में बढ़ती है। तो मतलब डिस्काउंट जो हमको मिला है वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स तो डेबिट होंगे ही होंगे क्योंकि लाइबिलिटी तो डेबिट होगी, टू कैश हमारे पास से चला जाएगा, टू और डिस्काउंट हमको मिलेगा तो वो इनकम है, तो हम लिख देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है। तो क्रेडिटर्स मान लेते हैं 10,000 के थे, मैंने उसको 9,000 में सेटल कर दिया, और 1,000 का डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्रेडिटर्स तो पूरे ही खत्म हो जाएंगे ना, 10 के थे 10 के 10 खत्म हो गए। उसके बाद 7, ये तो था हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, जो हमने उधार में सामान बेचा था डेटर्स को, उनसे पैसे भी तो लेने हमको, तो अब है पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, ओ सॉरी डेटर्स। किससे पैसे मिलेंगे हमको, डेटर से। तो जब हमको डेटर से पैसे मिलेंगे, उसमें भी दो केस हो सकते हैं, या तो हमने उनको डिस्काउंट दिया होगा पैसे लेते हुए, या नहीं दिया होगा। तो एक तो हो गया विदाउट डिस्काउंट, बिना किसी डिस्काउंट के, और एक हो गया विद डिस्काउंट, डिस्काउंट के साथ हमको पैसे मिले। तो अगर मैंने कोई उसको डिस्काउंट नहीं दिया और डेटर्स मेरे को पैसा दे जाए, तो मेरे पास कैश बढ़ जाएगा और डेटर्स कम हो जाएंगे, तो कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे डेटर का नाम आ जाएगा, जो भी डेटर है। दूसरा, अगर मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट मैंने उसको दिया है तो इनकम है या एक्सपेंस, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, वहां पे हम लिख रहे थे रिसीव्ड, यहाँ पे लिखते हैं अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट मैंने दिया है सामने वाले को। टू आ जाएगा डेटर, क्योंकि डेटर्स कम हो जाएंगे हमारे पास। तो डेटर से मान लेते हैं हमको 10,000 लेने थे, उसने 9,000 हमको दे दिए, 1,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो ये एंट्री हो जाएगी पेमेंट करने की और रिसीव होने की। यहाँ तक समझ आ गई सारी एंट्रीज। अच्छा, जो डेटर से हम पैसे ले रहे हैं, वो ऐसा भी तो हो सकता है बैड डेट हो जाए, मतलब वो पैसे ना दें, तो इसी के अंदर बैड डेट्स अगर हो गए हमारे, तो क्या एंट्री होगी,
बैड डेट्स। अगर बैड डेट्स हो गए तो डेटर्स हमको पैसा नहीं देंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चलो एक में ही कर लेते हैं। मान लेते हैं डेटर से हमको 5,000 रुपये लेने थे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि उसने 5 के 5,000 ना दिए हो, सारे बैड डेट हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ अमाउंट हमको दे दी हो, तो हमारा नुकसान थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बैड डेट हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। लॉस है तो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए ना, लॉस बढ़ता है तो डेबिट में होता है, तो एंट्री होगी बैड बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ये तो समझ आ गया। उसके बाद बैड डेट्स होने से डेटर्स हमारे बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? हाँ, डेटर्स हमारे कम, क्योंकि जिनसे पैसा लेना था वही डूब गया हमारा पैसा, तो डेटर्स कम हो जाएंगे। तो टू हो जाएगा डेटर्स अकाउंट। ठीक है। अगर मान लेते हैं इसने 5,000 देने थे हमको और 5 के 5,000 डूब गए हमारे, तो एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। मान लेते हैं इसने इसमें से 2,000 दे दिए हमको, तो बैड डेट्स कितने हुए हमारे? 3,000, क्योंकि 5 में से 2 तो दे ही दिए इसने, 3,000 के बैड डेट हो गए। तो जो पैसे इसने दे दिए उसमें हमारा कैश बढ़ गया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये। ठीक है। तो बैड डेट में कौन सी अमाउंट आएगी? अमाउंट नोट रिसीव्ड, जो पैसा हमको नहीं मिला है। और जो रिसीव हो गया वो कहाँ पे आएगा? कैश अकाउंट में। तो अमाउंट रिसीव्ड कहाँ पे आएगी? कैश अकाउंट में। और जो टोटल डेटर्स थे वो डेटर्स में आ जाएंगे। ये समझ आ गया? तो ये था बैड डेट्स। अच्छा, यहाँ पे हमारा कितना पैसा डूब गया? 3,000 रुपये डूब गया। अच्छा, ये बैड डेट्स होते कैसे हैं? हम कब मान लेते हैं बैड डेट्स हो गए हमारे? अगर छोटी मोटी अमाउंट का है ना तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। अगर मान लेते हैं काफी बड़ी अमाउंट है, मटेरियल अमाउंट है हमारे लिए, जिससे हमको फर्क पड़ता है, तो फिर हम इसको कोर्ट में भी लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे, केस वगैरह भी होगा। लास्ट में जाके अगर कोर्ट बोल देगा ये बंदा इनसॉल्वेंट है, मतलब ये तुम्हारे पैसे नहीं दे पाएगा क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, ना ही इसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो हम लास्ट में मान लेते हैं कि हाँ ये बैड डेट है, अब नहीं मांग सकते इससे हम पैसा। ठीक है। तो तब तो इसके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। ऐसा हो सकता है फ्यूचर में इसके पास कभी पैसा आ जाए और ये हमको देने आ जाए पैसा। 3,000 रुपये इसने नहीं दिए थे पहले, बाद में किसी दिन इसके पास पैसा आया तो ये हमको पैसा देने आ गया। इसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। कि हमको जो बैड डेट्स हुए थे वो हमको रिकवर हो गए। अगर हमको बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं, अच्छा क्या मैं अभी उसको जानता हूँ या भूल गया हूँ मैं उसको? बुक्स के हिसाब से भूल गए ना, हमने डेटर्स को तो खत्म कर दिया उसको, तो डेट बुक्स के हिसाब से मैं भूल गया। अगर वो आज आके मेरे को 1 रुपए भी दे के चला जाता है तो वो मेरे लिए सीधे सीधे इनकम है। ठीक है ना। अब मेरे को ये नहीं है कि मैंने उसको सामान बेचा था तो पैसे देके जा रहा है, अब तो मैं भूल चुका हूँ। अगर वो आएगा तो मान लूंगा सीधी सीधी इनकम हो रही है हमको। इनकम है तो डेबिट होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए? क्रेडिट होनी चाहिए, क्योंकि इनकम बढ़ रही है हमारी। और पैसा दे के जाएगा तो कैश बढ़ेगा हमारे पास, इसका मतलब एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ये इनकम को का नाम क्या है हमारे यहाँ पे? बैड डेट्स रिकवर्ड। उसके बाद यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं खर्चों की, एक्सपेंसेस। खर्चों के अंदर हमारे तीन केस हो सकते हैं। या तो मैं खर्चों को क्या करूंगा? पेड, खर्चों को पे कर दूंगा ऑन टाइम। जब पैसे देने थे तब पैसे मैंने उसके दे दिए। या फिर खर्चे हमारे हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? हाँ। हाँ, मतलब देने बनते हैं पर पैसे अभी मैंने दिए नहीं है, तो वो क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग हो गए हमारे लिए। या फिर मैं खर्चे पे कर दूंगा एडवांस में, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? प्रीपेड। तो यही तीन केस हो सकते हैं। या तो मैं खर्चा जिस टाइम पे करना था तब पे करूंगा, या खर्चा ड्यू तो हो चुका है पर पैसे नहीं दिए हमने तो उसको बोल देंगे आउटस्टैंडिंग। या खर्चा अभी ड्यू ही नहीं हुआ है पर मैं एडवांस में दे के आ गया, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? प्रीपेड। तो जब मैं खर्चा टाइम से पे कर देता हूँ तो खर्चा तो है ना मेरा, एक्सपेंस तो बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए?
तो डेबिट होना चाहिए, तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी है तो कैश चला जाएगा, कैश एसेट, एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, तो टू कैश अकाउंट। ये समझ आ गया। अगर मैंने खर्चा टाइम से पे नहीं किया तो वो खर्चा हो जाता है आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वो एक्सपेंस है या नहीं है? एक्सपेंस है क्योंकि उसका बेनिफिट मैंने ले लिया, पेमेंट करूं ना करूं खर्चा तो है वो हमारा। खर्चा है तो डेबिट भी होना चाहिए, तो एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट, तो क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि खर्चा है। खर्चा तो यहाँ पे भी था क्योंकि पैसे दे दिए तो खर्चा तो है ही। खर्चा यहाँ पे भी है क्योंकि पैसे देने से ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, तो यहाँ पे भी एक्सपेंस है। अब यहाँ पे टू कैश आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पेमेंट ही नहीं की। पेमेंट नहीं की तो वो बन गई मेरे लिए लाइबिलिटी। जो मेरा खर्चा था अब क्या बन गई? वो मेरी लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेबिट होती है क्रेडिट होती है? क्रेडिट होती है। तो हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। जो भी खर्चा है उस खर्चे का नाम आ जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेज। ये समझ आ गई दोनों एंट्रीज। दोनों में खर्चा था, एक में पेमेंट कर दी तो टू कैश, पेमेंट नहीं की तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। खर्चा दोनों में है। समझ आ गया। अगर मैं प्रीपेड खर्चा पे कर दूं, मतलब एडवांस में पे कर दूं कोई खर्चा, तो क्या वो मेरे लिए खर्चा था? एक्सपेंस था वो मेरा। एक्सपेंस कब होता है कोई चीज? जब मैं उसका बेनिफिट कंज्यूम कर लेता हूँ। अभी तो मैंने एडवांस में पैसे दिए, क्या बेनिफिट ले लिया मैंने उसका, तो खर्चा नहीं है वो हमारा। खर्चा नहीं है तो क्या है? अगर मैं किसी चीज के पैसे एडवांस में दे जाता हूँ तो वो मेरा बन जाता है एसेट, क्योंकि इसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा बाद में। एसेट बन गया तो एसेट बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए, तो हमें डेबिट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट। और क्योंकि पैसे तो दे के आया हूं ना मैं, तो टू कैश अकाउंट। समझ आ गया। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। तीनों चीजें समझ आ गई एक्सपेंस में। या तो मैं खर्चा पे कर दूंगा टाइम पे, तो एक्सपेंस टू कैश। या मैं खर्चा पैसे नहीं दे पाया तो हो गया आउटस्टैंडिंग, तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। या मैं पैसे दे आया एडवांस में, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम की। इनकम, इनकम भी तीन चीज, इनकम में भी तीन केस हो सकते हैं, या फिर एडवांस में मिल गई। एक होगा रिसीव्ड ऑन टाइम, टाइम से पैसे दे दिए उन्होंने। या फिर होगा काम मैंने कर दिया है, पैसे अभी नहीं मिले, तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, वैसे इनकम भी हो सकती है ऐसी कि मैं काम कर दिया मैंने। अच्छा, मेरे लिए तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए तो इनकम है ना, कि उसको पैसे नहीं मिले, काम कर दिया उसने। तो इसको हम नाम देते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब होता है काम कर दिया मैंने, इनकम ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, पैसे नहीं मिले हमको अभी। लास्ट क्या हो सकता है? रिसीव्ड इन एडवांस, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको हम एडवांस। जो एक्रूड इनकम है इसको हम बोलते हैं अर्न बट नॉट रिसीव्ड, इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड का मतलब होता है वो वाली इनकम जो मैंने कमाई नहीं है अभी। ऐसी खर्चों के भी होते हैं। आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं ड्यू बट नॉट पेड, इसको हम बोलते हैं पेड इन एडवांस। ठीक है। तो अगर मेरे को इनकम है और मेरे को टाइम से उसका पैसा मिल जाए तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं हमको, तो कैश अकाउंट डेबिट। इनकम बढ़ रही है हमारी, तो टू इनकम हो जाएगा। इनकम कौन सी साइड बढ़ती है? क्रेडिट में, तो टू इनकम अकाउंट। जो भी इनकम का नाम आ जाएगा वो आ जाएगा। जैसे कमीशन मिला हमको, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब वो पैसा मैंने कमा तो लिया है पर मिला नहीं है। अच्छा, कमा लिया तो इनकम है हमारी, इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट होनी चाहिए, तो इनकम अकाउंट।
पैसे अभी नहीं मिले तो कैश को डेबिट में नहीं कर सकता हूँ। पैसे अभी नहीं मिले, बाद में तो मिलेंगे। बाद में मिलेंगे तो हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो हम डेबिट करेंगे एक्रूड इनकम को। उस एसेट का नाम क्या है? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। सेम वैसे सी एंट्री है। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी थी। एक्रूड इनकम टू इनकम अकाउंट इनकम है हमारी। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मेरे को एडवांस में दिया तो कैश तो आया होगा हमारे पास, तो कैश तो डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, अगर कोई पैसा मेरे को एडवांस में दे जाता तो वो मेरी बन जाती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, तो क्रेडिट हो जाएगा टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ हाँ। क्यों नहीं लिखना शॉर्ट में? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पर हमको प्रैक्टिस वैसे नहीं करनी है, पूरा पूरा ही लिखेंगे। समझ आ गया ये? तो इनकम में भी तीन केस हो सकते हैं, या तो रिसीव टाइम से मिल जाएगा, या एक्रूड इनकम हो जाएगी, मतलब कमा लिया पैसे नहीं मिले, या फिर एडवांस में मिल जाएगी हमको इनकम। ये हो गया इनकम होगी, ये हो गया, काफी सारी होगी। अभी तो और भी हैं। मुश्किल थोड़ी है ये चीज, बहुत आसान है ना। तुमने बस ढंग से करी नहीं हुई है। उप्स। पता क्या करा था उसने? जनरल एंट्री है ये, अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तुम लोग लिखा था आपके बोर्ड पे। छठा शुरू हो रहा था। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। अच्छा, अभी जो हम चीजें करेंगे ना वो चीजें आगे तक काम आएंगी हमको। तो ये वाली एंट्रीज तो काम आएंगी, और भी चीजें हम सीखेंगे वो भी चीजें आगे काम आएंगी। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। अच्छा, जो मैंने गुड्स खरीदे थे, ऊपर खरीदे थे ना हमने, दूसरी एंट्री में खरीद लिए थे। जो मैंने गुड्स खरीदे थे उसका मैं क्या करता हूँ खरीद के? बेच, मेन काम तो हमारा क्या है? बेचना ही है। उसको हम बेच देते हैं। तो बेचने की एंट्री हमको आती है या नहीं आती? सेल करने की तो आती है, सेल ऑफ गुड्स। उन गुड्स का मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? हाँ, दे सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। हम्म, तो एक तो गुड्स का यूज है जो प्रोपराइटर है वो विड्रॉ कर ले। जो ओनर है वो गुड्स को विड्रॉ कर सकता है ना, मतलब पर्सनल यूज के लिए निकाल सकता है, ड्राइंग्स कर सकता है वो गुड्स में, मतलब जरूरी थोड़ी है वो कैश ही निकालेगा। अच्छा, ये लिख लेते हैं, चलो पहले ये लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेंगे। ये है हमारा 11, नंबर 12, ड्राइंग्स। अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। उसने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या होगी? अगर उसने गुड्स, सॉरी, हम कैश निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो कैश तो कम हो गया हमारे पास से, तो टू कैश अकाउंट। कैश कम होता है तो क्रेडिट होता है। उसकी कैपिटल कम तो हो जाएगी, पर अभी कैपिटल कम नहीं करेंगे, अभी हम इसको नाम देंगे ड्राइंग्स। ठीक है? वैसे कैपिटल कम होती है ड्राइंग्स करने से, तो जब हम कैपिटल कम करनी होगी ना, वो यहाँ पे आके कम करेंगे कैपिटल हम उसकी, फाइनल अकाउंट में आके। तुमको याद है कि जब तुम बैलेंस शीट बनाते थे 11th में, तो उसमें तुम कैपिटल लिखते थे, फिर नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग्स माइनस करते थे वहां पे। तो ड्राइंग से कैपिटल कम कर रहे हैं वहां पे, पर कहाँ पे कर रहे हैं? फाइनल अकाउंट में जाके कर रहे हैं। अभी हम नाम क्या लिखेंगे उसका? अभी ड्राइंग्स ही लिखेंगे। ठीक है? तो एंट्री होगी हमारी, एंट्री होगी कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है? अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड,
या फिर क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, या तो लिखा हुआ है इनकम टैक्स पे किया या फिर लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया। तो इनको हमको ट्रीट करना है, ट्रीट देम एज पर्सनल एक्सपेंस। तो उसका एक पर्सनल खर्चा है, इसका मतलब उसको क्या ट्रीट करना है, ड्रॉइंग्स। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सोल प्रोपराइटर की। तो सोल प्रोपराइटर जब इनकम टैक्स पे करता है वो अलग अलग नहीं होते, इनकम टैक्स के पर्पज से वो सेम पर्सन है। वहां पे तो हमने किया था ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को, हमने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। अकाउंटिंग के लिए वो दोनों अलग अलग हैं, बाकी नॉर्मल लाइफ में वो दोनों एक ही होते हैं। तो वो टैक्स खुद भरता है अपने बिजनेस का। तो उसका वो कौन सा एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंस है। तो इनकम टैक्स लिखा हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस लिखा हो, ये दोनों सिर्फ कौन सा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अगर लिखा हो फायर इंश्योरेंस या कोई और इंश्योरेंस, तो वो क्या होगा, बिजनेस का खर्चा होगा। वो बिजनेस का खर्चा होगा, वो ड्रॉइंग्स नहीं मानी जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस या इनकम टैक्स हो तो वो पर्सनल खर्चे की तरह ट्रीट करो। एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे फिर से आते हैं ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स। अगर उसने गुड्स में क्या क्या कर सकता है वो, सबसे पहले तो वो ड्रॉइंग्स कर सकता है, और क्या कर सकता है गुड्स में, वो गुड्स को वो यूज कर सकता है गिवन एज फ्री सैंपल। इसने बेचा नहीं है सामान, इसने क्या किया, फ्री सैंपल्स बांट दिए कि मेरा प्रोडक्ट यूज करके तो देखो कैसा है। उसके बाद गिवन एज चैरिटी और डोनेशन, अपने सामान को वो डोनेट भी कर सकता है, दान भी दे सकता है। तो गिवन एज चैरिटी कर दी उसने, या फिर अपने गुड्स को डोनेट कर दिया उसने, तो ये भी कर सकता है। और क्या कर सकता है वो अपने गुड्स का, यूज्ड टू मेक अ फिक्स्ड एसेट। उसने अपने गुड्स को यूज कर लिया कोई फिक्स्ड एसेट बनाने में। ऐसा हो सकता है, मान लेते हैं उसका बिजनेस है लकड़ी का, वो लकड़ी खरीदता बेचता है, तो लकड़ी उसके लिए गुड्स है। उसने लकड़ी से, अपनी ही लकड़ी को यूज करके क्या बनवा लिया, अपने लिए फर्नीचर बनवा लिया। तो अपनी लकड़ी को यूज करके फर्नीचर बना लिया, मतलब गुड्स को यूज करके उसने कोई फिक्स्ड एसेट बना लिया। उसके बाद लास्ट है इसका लॉस बाय फायर और थेफ्ट एटसेट्रा, कि आग लगी गुड्स में, चोरी हो गए गुड्स, अर्थक्वेक आ गया वहां खराब हो गए, फ्लड आ गया वहां खराब हो गए, तो क्या करना है। तो ये सारे यूज हो सकते हैं। वो भी हो सकता है कि हमने गुड्स को किसको दे दिया, किसी लाइबिलिटी की सेटलमेंट में दे दिया, वो भी लिख देंगे लास्ट में है डिसोल्यूशन में, गिवन टू किसी लाइबिलिटी को दे दिया, बाद में करते हैं। चलो इनकी क्या क्या एंट्रीज होंगी सबसे पहले तो। अच्छा, सबसे पहली चीज तो इन सब में हो क्या रहा है, सब में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, सब में तो गुड्स जा रहे हैं हमारे पास। ठीक है, जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो क्या कर रहे थे, परचेज को डेबिट कर रहे थे। जब अच्छा क्या ये मैंने सामान बेचा है, बेचा है तो सेल नाम नहीं आएगा। अगर मैंने बेचा है तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने परचेज ऊपर डेबिट किया था उसी परचेज को क्रेडिट कर दूंगा यहाँ पे। तो इन सब में कॉमन क्या है, परचेज अकाउंट सब में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सब में क्या होगा, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। क्योंकि जब हमने खरीदा था तो डेबिट किया था परचेज को, मतलब गुड्स आ रहे थे। अब हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो जो डेबिट हमने सामान को डेबिट करते हुए परचेज लिखा था, वही उसी परचेज को हम कम कर रहे हैं। मान के चल रहे हैं वो सामान हमने दे दिया होगा जो हमने खरीदा था। ठीक है, तो परचेज को क्रेडिट कर दिया। सेल नाम हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि बेचा नहीं है हमने। उसका डेबिट क्या होगा, जो काम हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। ड्रॉइंग्स की है तो डेबिट क्या होगा, ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अगर मैंने फ्री सैंपल बांट दिए, तो फ्री सैंपल बांटने का रीजन होता है मैं अपने गुड्स की एड दे रहा हूँ, एडवर्टाइज कर रहा हूँ, तो एडवर्टीजमेंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अगर मैं चैरिटी कर रहा हूँ तो खर्चा है मेरा चैरिटी, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट।
उसके बाद अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट बना लिया तो एसेट तो बढ़ गया मेरे पास, तो फिक्स्ड एसेट का नाम आ जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। अगर लॉस बाय फायर हो गया तो ये लॉस है हमारा, लॉस है तो डेबिट हो जाना चाहिए, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। या फिर इसको एक काम करते हैं, चलो ये लिख लेते हैं अभी के लिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अच्छा, लास्ट वाले केस के अंदर एक और चीज़ है, वो क्या है, अगर मेरा गुड्स लॉस बाय फायर हुआ या लॉस चोरी हो गया है, कुछ ऐसा हो सकता है, मैंने उन गुड्स की इंश्योरेंस करवा रखी हो, इंश्योरेंस करवा रखी हो तो आग लगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी हमको। अगर मान लेते हैं 10,000 का सामान जल गया था हमारा, और उसमें से इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है 8,000 का क्लेम हमको दे देगी, तो हमारा नुकसान कितने का हुआ, 2,000 का ही हुआ है नुकसान तो लॉस बाय फायर में उस टाइम पे हम लिखेंगे फिर 2,000। परचेज में सामान तो मेरा चला गया 10,000 का, और 8,000 मेरे को लेने इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम बना देंगे हमारा डेटर, तो एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, उसमें आ जाएगा 8,000 रुपये। ये एंट्री समझ आ गई। तो टोटल जो सामान लॉस हुआ था हमारा 10,000 का था, लॉस बाय फायर में हमने 2,000 डाल दिया, और इंश्योरेंस कंपनी में हमने डाल दिया 8,000 रुपये। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता हमको, तो लॉस बाय फायर टू परचेज पूरा 10,000 से एंट्री होगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने लाइबिलिटी को पैसे वो दे दिए गुड्स, तो टू परचेज अकाउंट, परचेज तो क्रेडिट ही होगा, और डेबिट क्या होगा, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी फिर उसके। ये समझ आ गई एंट्री। तो ये एंट्री किससे रिलेटेड थी, ये एंट्री थी हमारी गुड्स से रिलेटेड, कि मैं गुड्स का क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, ये यूज़ मैं गुड्स के कर सकता हूँ। ये होगा, उसके बाद 13, और क्या रह गया हमारा, और हम लिख लेते हैं चलो, है, अच्छा हाँ 14 होगा, ये था 13, ये होगा 14, और हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल। वही एक ड्राइंग्स है और एक कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जो ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकालता है वो ड्राइंग्स है। अच्छा, जब वो ड्राइंग्स करता है तो हम क्या मांग रहे हैं उससे बदले में, इंटरेस्ट मांग रहे हैं उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट अगर मैं ओनर है वो वैसे बिजनेस का, उसी का बिजनेस है, फिर भी हम बोलते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग हैं। अगर वो बिजनेस से पैसे निकालता है तो हम उससे ब्याज लेंगे उसके बदले में, तो इंटरेस्ट हम उससे लेंगे। इंटरेस्ट लेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है या इनकम है, इनकम है हमारे लिए, इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को तो कर दो क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इनकम कौन सी साइड बढ़ती है हमारी, क्रेडिट साइड बढ़ती है। ठीक है। इससे हम उसकी उसको बोलेंगे इसने और ड्राइंग्स कर ली। अगर उसने 5,000 रुपये निकाले थे और 1,000 का मैं उस पर इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ उसने टोटल 6,000 रुपये निकालने हैं बिजनेस से, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे ड्राइंग्स को ही, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मतलब ये अमाउंट भी ड्राइंग्स में जाके जुड़ जाएगी उसकी, और ये भी एट लास्ट जाके कहाँ से माइनस होगी, कैपिटल से ही माइनस होगी। तो एंट्री क्या हो रही है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है, कि उसने जो कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, उस पे अब हम उसको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट अगर हम उसको देंगे तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस है तो होगा डेबिट, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये हमको उसको प्रोपराइटर को देना है, तो ये हम उसकी कैपिटल में ही जोड़ देंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ती क्रेडिट साइड में, तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद 15, और कौन सी करें, बैंक की बात। अच्छा, यहाँ जहाँ भी हमने
एंट्रीज में कैश लिखा हुआ है, वहां वहां बैंक भी आ सकता है ना। अगर हमने पेमेंट की हो चेक से, या हमको पेमेंट चेक में मिली हो, या बैंक में पैसे आए हो, तो जहां जहां हम कैश लिखते आ रहे हैं वहां वहां हम लिख देंगे बैंक। एक हम कर लेते हैं इसका, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चलो चेक रिसीव्ड लिख देते हैं, किसी से भी चेक मिला हो हमको, हमको किसी से भी चेक मिला है, ठीक है। तो उस चेक का मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को किसी से चेक मिला तो मैं चेक का क्या करता हूँ, यही करना होता है हमको। क्या करना होता है, बैंक में जाके चेक जमा कराना होता है, और चेक के फिर जमा कराने में 2-3 दिन में पैसे आ जाते हैं हमारे अकाउंट में, यही तो होता है प्रोसेस। नहीं, टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है उसका, प्रोसेसिंग में 2-3 दिन लगते हैं। तो चेक हमको मिला है, हमने वो, हम चेक का क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम वो चेक बैंक में जमा कराएंगे, आगे का काम तो बैंक का है, ठीक है। अगर मेरे को चेक मिला तो मैं दो चीजें कर सकता हूँ, या तो मैं क्या करूंगा, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे, या तो मैं क्या करूंगा, उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा सेम डे पे। एक और चीज भी लिखी लेते हैं इसी में, या तो मैं चेक को डिपॉजिट कर दूंगा बैंक में सेम डे, या फिर मैं क्या करूंगा, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन एनी अदर डे, या तो मैंने उसी दिन जमा करा दिया या किसी और दिन, यही तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसी दिन जमा करा दूंगा या किसी और दिन जमा कराऊंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। हाँ, मेरे पास जो चेक आया था, मैंने भी किसी को पैसे देने, तो मैंने वो चेक एज इट इज उठा के किसी क्रेडिटर को दे दिया। तो हमको देखना है एंट्रीज क्या होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ, तो वैसे तो बैंक में पैसे आने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर मैं बोलता हूँ मेरी तरफ से मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो बैंक में पैसे आ जाएंगे, तो मैं बैंक बैलेंस को बढ़ा दूंगा। तो एंट्री करूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी वो मेरे को चेक मिला था उसका नाम, चेक किसी से तो मिला होगा हमको, उसका नाम लिख देंगे। तो नाम आ जाएगा, मान लेते हैं अनिल का, टू अनिल अकाउंट। समझ आ गया, बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं अनिल ही आएगा, कोई भी आ सकता है, और यहाँ पे सेल्स भी आ सकता है, कि मैंने सामान बेचा था तब चेक मिला हमको, तो टू सेल्स भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी कंटेक्स्ट में चेक मिला हो वो क्रेडिट में आ जाएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डेबिट वाली है। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो हम मान के चल रहे हैं, अनिल से चेक मिला है तो टू अनिल अकाउंट। उसके बाद या फिर मैं क्या करूंगा, उस चेक को किसी और दिन बैंक में जमा कराऊंगा। अगर मैं किसी और दिन बैंक में जमा कराऊंगा तो आज तो मेरे को चेक सिर्फ मिला है, जमा नहीं करवाया मैंने। अच्छा, अनिल की तरफ से तो पेमेंट आ गई ना हमारे पास, तो अनिल हमारा डेटर था, अनिल को तो क्रेडिट कर देते हैं, डेटर्स को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू अनिल अकाउंट, अनिल को तो हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट क्या होना चाहिए, क्या बैंक डेबिट होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने वो चेक जमा नहीं करवाया। अगर वो चेक मैंने जमा नहीं करवाया तो बैंक को मैं डेबिट नहीं कर सकता। वो चेक अभी भी मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, वही मेरे लिए एसेट है, तो मैं उसको लिख देता हूँ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो हम उस एसेट को क्या बोल रहे हैं, चेक इन हैंड, तो हम बोल रहे हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। ठीक है, बस यही नाम लिख दिया हमने। उसके बाद कभी तो मैं वो चेक बैंक में जमा कराऊंगा, तो एंट्री क्या होगी, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट फिर मैं डेबिट करूंगा, और ये जो चेक इन हैंड था मेरे पास, वो मेरे पास से चला जाएगा, तो इसको क्रेडिट कर देंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। वो उसकी वो होती है, एक्सपायरी डेट होती है, उस पर लिखी होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। चेक भी दो प्रकार के होते हैं ना सर, एक तो काफी होते हैं। बेरर चेक, अकाउंट पे चेक, क्रॉस चेक, बहुत सारे होते हैं, वो अलग टॉपिक है।
वो आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। जो था ना मैं बोल रहा था चेक चेक वाला, उसमें आएगा। इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर, या फिर मैं चेक का क्या करूंगा, क्रेडिटर को इंडोर्स कर दूंगा। हाँ, क्रेडिटर लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी और वो चेक मेरे पास से चला जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटर से एक हाथ से चेक ले रहा हूँ और एक हाथ क्रेडिटर को दे रहा हूँ। क्या चेक मेरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा? चेक तो नहीं रिकॉर्ड होगा। मैं क्या करूंगा, डेटर को कम कर देता हूँ, क्रेडिटर को भी कम कर देता हूँ। दोनों को ही कम करना है ना। डेटर से पैसे मिल गए, क्रेडिटर भी कम हो गए हमारे। तो क्रेडिटर कम होंगे तो डेबिट होने चाहिए, क्रेडिट होने चाहिए, डेबिट होने चाहिए। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर भी कम कर दिए हमने, डेटर्स भी कम कर दिए। ये एंट्री समझ आ गई। उसके बाद 16, चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड। चेक हमारा क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या होता है, डिसऑनर, बाउंस। हाँ, तो चेक क्या हो गया हमारा, बाउंस हो गया चेक। अगर चेक हमारा बाउंस हुआ तो क्या एंट्री होगी, तो जो भी हमने ऊपर एंट्री की हुई थी ना, उसको उल्टी कर देंगे बस। ठीक है, ऊपर हमने एंट्री क्या की थी, यहाँ पे हमने की थी बैंक टू अनिल, तो वहां पे क्या होगी, अनिल टू बैंक। यहाँ पे हमने एंट्री की थी, अच्छा वैसे ये वाली एंट्री चेक इन हैंड और चेक इन हैंड कट गया आपस में। यहाँ पे भी एंट्री क्या हुई है, बैंक डेबिट टू अनिल। यहाँ पे भी रिवर्स क्या हो जाएगा, अनिल तो डेबिट हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। समझ आ गया। यहाँ पे एंट्री क्या थी, क्रेडिटर टू डेटर, तो एंट्री क्या होगी, डेटर्स टू क्रेडिटर। समझ आ गया। तो ऊपर क्या करना है बस हमको, जस्ट जस्ट रिवर्स अबव एंट्रीज, तो उन एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे बस। उसके बाद 17, चेक इशूड। अच्छा, वो तो चेक हमको रिसीव हुआ था, हम भी तो देंगे किसी ना किसी को चेक। अगर हम किसी को चेक देते हैं तो हमको मतलब ही नहीं है कि वो पैसा उसी, वो चेक उसी दिन जमा कराता है या किसी और दिन जमा कराता है, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो मान लिया हमारी तरफ से हमने चेक दे दिया, तो मेरी तरफ से बैंक से पैसे चले गए हैं, तो हम बैंक को क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, और वो चेक जिसको दिया होगा उसको डेबिट कर देंगे। मान लेते हैं क्रेडिटर्स को दिया था, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक देते हुए हमको मतलब नहीं है, जिस भी दिन जमा कराए हमारी तरफ से तो काम हो गया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री समझ आ गई सारी। अगर हमने चेक बाउंस, जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो एंट्री ये वाली क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। हाँ, अपनी बुक्स में रिवर्स कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, मतलब जो बैंक से मैं बोल रहा हूँ पैसे कट गए, वो तो कटे ही नहीं थे, तो बैंक को डेबिट कर दो। और क्रेडिटर्स जो मैं बोल रहा हूँ कम हो गए, वो भी कम नहीं हुए, उसको क्रेडिट कर दो। तो बैंक टू क्रेडिटर्स, बीइंग चेक इशूड, और उसकी होगी बीइंग चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, तो काफी सारी एंट्रीज होगी हमारी। अभी भी एंट्रीज तो और हो सकती हैं इसके अंदर हमारी, पर इसके लिए हम पहले क्या करेंगे। हम्म, हाँ, तो आसान सी है, जनरल एंट्रीज बहुत आसान है। यही चीजें बस आगे जाके काम आएंगी, ये तुमको अच्छे से आनी चाहिए बस एंट्रीज। और इसमें हम कर लेते हैं, फिक्स्ड एसेट की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट,
हाँ, कोई भी खर्चा हो गया। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो आएंगे, तभी तो ये कर रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट, एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है कि मैंने अपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर कोई भी खर्चा किया, किसी भी तरह का खर्चा। जैसे मान लें तो मेरे पास बिल्डिंग है, उस पर मैंने कोई खर्चा कर दिया, मेरे पास मशीन है, उस पर कोई खर्चा कर दिया। तो वो खर्चा कैसा कैसा कब कब कर सकता हूँ, पहली बात तो मैं खर्चा, तो जब भी मैं कोई फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करता हूँ, वो मैं दो टाइम पे कर सकता हूँ। या तो मैं करूँगा एट द टाइम ऑफ परचेज, कि जब मैं वो एसेट खरीद रहा हूँ तभी खर्चा कर दिया। या फिर मैं करूँगा आफ्टर परचेज। तो कैसा भी खर्चा हो सकता है, अभी देखेंगे अभी हम। तो या तो मैं क्या कब खर्चा करूंगा, एट द टाइम ऑफ परचेज, या फिर कब करूंगा, आफ्टर परचेज, मतलब खरीदने के बाद। अगर मैंने वो खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज किया, तो चाहे कोई भी खर्चा हो, किसी भी तरह का खर्चा हो, जैसे मैं सामान, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं फर्नीचर खरीद रहा था फर्नीचर मार्केट से, वहां से फर्नीचर खरीदा, तो उसको लाने का खर्चा, उसको जो मतलब जो वहां पे मैं सामान जिस पे भी रखवा के लाया, वो यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक का खर्चा हो गया। उसके बाद अनलोडिंग लोडिंग का जो भी खर्चा था वो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आके मान लेते वो असेंबल्ड नहीं था फर्नीचर, डिस असेंबल्ड नहीं था, मतलब वो पता नहीं डिस असेंबल बोलते हैं या अनअसेंबल्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। उसको क्या किया, यहाँ पे आके उसने असेंबल किया, असेंबल किया तो उसके अलग से खर्चे लगे हमारे। तो ये सारे जितने भी खर्चे हमारे लगे हैं, ये सारे हमारे उस एसेट के ऊपर लगे हैं, उस फर्नीचर के ऊपर लगे हैं। तो अगर मैं परचेज के टाइम पे किसी भी तरह का खर्चा करता हूँ, तो हमको क्या करना होता है, वो सारे के सारे खर्चे उसी एसेट में ऐड कर देने होते हैं। तो एसेट ही मान लेते हैं उसको। तो ऐड ऑल एक्सपेंसेस टू एसेट अमाउंट, तो जितने का भी एसेट था उसी में जोड़ दो वो सारे के सारे खर्चे। जैसे कि मान लेते हैं फर्नीचर परचेज्ड ₹5 lakhs, उसके बाद असेंबलिंग चार्जेस ₹1000, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹500, या इसको चलो ठीक है, इतने का हमारा खर्चा हो गया। तो टोटल एसेट ही कितने का हो गया, 5,15,100। तो 5,01,500 रुपये का ये एसेट हो गया। तो हम जनरल एंट्री में इनका नाम अलग से नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास जो फर्नीचर है वही कितने का है, 5,01,500 का। तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ना ऐड करो और एंट्री कर दो। हाँ, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, हमने पेमेंट कर दी होगी तो कैश अकाउंट, पेमेंट नहीं कर दी होगी, उधारी कर दी होगी तो उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, बैंक से पैसे गए होंगे तो बैंक अकाउंट। हाँ हाँ, तो फिर हाँ फर्नीचर में जोड़ दो। क्रेडिट क्या होगा, जैसे मान लेता हूँ 5,01,500 का हो गया टोटल फर्नीचर। हमने कैश तो दे दिया, मान लेते हैं फर्नीचर के पैसे तो मैंने दे दिए थे 5 लाख रुपए, और उसके बाद ये वाले जो खर्चे थे इनके पैसे नहीं दिए मैंने, तो ये हमारा क्रेडिटर आ जाएंगे इस नाम से, कि इसके पैसे बाद में देने। ठीक है, वो अलग बात है, मेन चीज़ है डेबिट क्या होगा। तो डेबिट क्या होगा, पूरी अमाउंट डेबिट होगी जितने की थी, 5,01,500। समझ आ गया। और मैं कब खर्चा कर सकता हूँ एसेट के ऊपर, फिक्स एसेट के ऊपर, और खर्चा कब कर सकता हूँ, आफ्टर परचेज, परचेज करने के बाद भी कर सकता हूँ खर्चा। तो जब मैं परचेज करने के बाद कोई खर्चा करता हूँ ना, तो इसके लिए मेरे को देखना पड़ता है वो खर्चा कौन सा है। वो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अच्छा, जब हमने सामान खरीदा था तो क्या हमने ऐसा कुछ देखा था रेवेन्यू है या कैपिटल है? तब तो हमने क्या बोला, कोई भी खर्चा हो क्या करो, उस एसेट की कॉस्ट में जोड़ दो और टोटल अमाउंट से एंट्री कर दो।
पर अगर मैं परचेज करने के बाद कोई खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा वो खर्चा रेवेन्यू है या वो खर्चा कैपिटल है। अब हमको ये नहीं पता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू और कैपिटल के बारे में पता करना पड़ेगा ये क्या होता है। और इसके लिए हमारी बुक में अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है, एक यूनिट दिया हुआ है जो हमने सेकंड यूनिट किया था ना पहले चैप्टर का, उसका जो थर्ड यूनिट है वो यही है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। वो करेंगे सर पहले। हाँ पहले वो करेंगे, थ्योरी है पर समझने वाली चीज है वो, बहुत काम आती है वो। अकाउंटिंग ये कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर यूनिट 3, तो इसके अंदर हमको पता लगेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, साथ में ये भी देखेंगे रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। खर्चे ही थोड़ी हो सकते हैं रेवेन्यू और कैपिटल, रिसीट्स भी हो सकते हैं। हाँ इनकम, ठीक है। तो ये हमको करना है अगला चैप्टर पहले। हाँ 13 पेज का छोटा सा चैप्टर है और आसान सा है, बिल्कुल आसान सा। हाँ कल करेंगे, वो करेंगे फिर हम उस चैप्टर पे वापस आएंगे, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट करेंगे फिर उसके क्वेश्चन करेंगे।